तो गाइज आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। सबसे पहले हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी क्या होता है? जो ब्लड की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड फिजियोलॉजी इसे, और स्टडी ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स इसे कंबाइंडली कहते हैं हीमेटोलॉजी। अगर आपको कोई भी डिजीज़ है, अगर आपको बुखार है या और कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपसे क्या करवाते हैं? आपसे करवाते हैं ब्लड टेस्ट। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन जिसे हम कहते हैं हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी, तो ये हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या ब्लड इन्वेस्टिगेशन का मेडिकल प्रैक्टिस में क्या इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कॉमनली करवाते हैं। सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंस क्यों है हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का या ब्लड इन्वेस्टिगेशन का? क्यों? क्योंकि ब्लड हमारा जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का पार्ट है। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हमारा बनाता है इंटरनल इन्वायरमेंट। तो अगर कोई भी इंटरनल इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस हुआ है तो ये ब्लड में जो चेंजेस आएंगे दैट वी कैन बी एबल टू मेजर। क्या? तो ये इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं? एक तो हीमोग्लोबिन, दूसरा कर सकते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम जिसे हीमेटोक्रिट भी कहते हैं, तीसरा है आरबीसी काउंट, चौथा है टोटल ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट अलग अलग न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल, बेजोफिल, ठीक है, इन सब का काउंट, प्लेटलेट का काउंट, ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एंड आरबीसी इंडाइसिस। तो ये सभी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ब्लड क्या है? ब्लड हमारा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है बट लिक्विड है वो, ठीक है। वो हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का एक इम्पॉर्टेंट मेजर पार्ट है। इसे हम फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। इसे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहा है उसको भी कैरी कर रहा है। इसे फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको एक्सक्रीशन करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड की प्रॉपर्टीज़। ब्लड है उसका कलर। सबसे पहले तो जो अगर आर्टीरियल ब्लड है तो उसका कलर होगा ब्रिक रेड कलर, और वीनस ब्लड है तो थोड़ा पर्पल रेड कलर। वॉल्यूम न्यूबॉर्न बेबी में कम होता है 450 ml, और एडल्ट में 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, या फिर उसे कह सकते हैं 70 to 80 ml पर kg। मतलब अगर किसी का वेट 70 kg है तो उसका 70 to 80 ml, 87 जा, सो इट इज़ अबाउट 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। पीएच क्या है उसकी? पीएच अल्कलाइन है स्लाइटली। पीएच 7.38 to 7.42 है नॉर्मल ब्लड की पीएच। स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एज कंपेयर टू मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 1.052 to 1.061। आरबीसीज डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जो ब्लड के सेल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी 1.092 to 1.101, और प्लाज्मा की कम होगी 1.022 to 1.026। अगर सेल कम हो गए तो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो सकती है, ठीक है। विस्कोसिटी मतलब स्निग्धता, गाढ़ा, कितना गाढ़ा है, तो ये पानी से 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा विस्कस है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड किससे बना है? ब्लड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक तो है लिक्विड पार्ट, ये येलो वाला जिसे कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरा है ब्लड सेल्स जिसमें हमारे आ रहे हैं रेड ब्लड सेल्स जिसे कहते हैं आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल जिसे कहते हैं डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइट्स, और तीसरे हैं प्लेटलेट्स और जिसे कहते हैं ये वाले, दिस वन, थ्रोम्बोसाइट्स। तो अब डिस्कस करेंगे हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट जिसे कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम भी। तो ये पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है? जब भी हम कोई एंटीकोआगुलेंट डाला हुआ जो ब्लड है उसको बाहर निकाल के उसको फिर एक ट्यूब होती है जिसे कहते हैं विंट्रोप्स ट्यूब, इसके अंदर भरना है, फिर उसे सेंट्रीफ्यूज करना है, मतलब एक मशीन आ रहा है जिसके अंदर उसे रोटेट करना है, और ये रोटेशन का रेट होगा 3000 रोटेशंस पर मिनट। मैं दिखा रही हूँ अभी ऐसे करके। देखिए ये ब्लड ले लिया, ठीक है, इसको विंट्रोप्स ट्यूब में जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट भी उसमें डाला, और फिर उसे सेंट्रीफ्यूज किया जैसे हम दही में से मक्खन निकालते। तो क्या होगा? आरबीसी और प्लाज्मा और सेल्स और प्लाज्मा दोनों सेपरेट हो जाएंगे। सेल्स नीचे आ जाएंगे और प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा। तो ये जो पैक्टेड सेल का जो वॉल्यूम है
इसे कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसका दूसरा नाम है हीमेटोक्रिट। तो हमारा हीमेटोक्रिट हो गया। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना रहेगा, मतलब जो पैक्टेड सेल जो नीचे सेटल हो रहे हैं ना, वो टोटल में से 45%, सपोज हमने टोटल हमारा ब्लड वॉल्यूम है 5 लीटर, तो इसमें से 45% हमारे आरबीसी आ गए और 55% हो जाएगा फ्लूइड, दैट इज़ प्लाज्मा। दोनों के बीच में एक ब्लू वाला कोट आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ब्लू, जिसे कहते हैं बफी कोट। ये बफी कोट के अंदर क्या होता है, मेनली डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो हीमेटोक्रिट क्या हुआ, हमारा वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में दिखाता है, तो इसे कहते हैं हीमेटोक्रिट। और बीच में जो मैंने बताया बफी कोट है, बफी कोट के अंदर होंगे डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है बफी कोट का, क्योंकि कुछ एबनॉर्मल सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे, जैसे कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटस डिजीज़ में ल्यूपस एरिथमेटस सेल्स होंगे, कभी कभी एटिपिकल या प्रीमेटिव ब्लड सेल्स होंगे, अगर मैलिग्नेंसी है, कार्सिनोमा है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया। नॉर्मल वैल्यू हीमेटोक्रिट की है 38 to 42% फीमेल में, मेल्स में थोड़ा ज़्यादा होगा 45% तक, ठीक है। अगर आरबीसी काउंट कम हुआ तो ये हीमेटोक्रिट कम हो जाएगा, आरबीसी काउंट बढ़ रहा है तो हीमेटोक्रिट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 0, 10, 20, देखो यहाँ 45 आ रहा है, आरबीसी ज़्यादा होगा तो ये 50 पहुँच जाएगा, ठीक है। और कभी कभी फॉल्स हाई रिजल्ट आते हैं, जैसे कि अगर हमारे सेल सिकल शेप के है, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, या हमारे सेल स्फीरोसाइटोसिस है, ऐसे स्फेरिकल है या सिकल शेप के है लाइक दिस, तो ये वैल्यू हाई आएगी, पर ये एनीमिया ही है फिर भी वैल्यू हाई आएगी, ठीक है। अभी जो हीमेटोक्रिट हमने रिकॉर्ड की इसे कहते हैं ऑब्जर्व्ड हीमेटोक्रिट, हमारा 45%, पर ये एक्चुअल हीमेटोक्रिट नहीं है। दूसरा डेफिनेशन है ट्रू हीमेटोक्रिट। ट्रू हीमेटोक्रिट मतलब जो ऑब्जर्व वैल्यू आती है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.98 से। क्यों ये 0.98 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो 2% कम है ना। तो 2% क्यों कम है, क्योंकि थोड़ा सा जो प्लाज्मा है ना यहाँ बीच में सेल के बीच बीच में भी ट्रैप हो गया है। तो देखो ये जो हमारी ऑब्जर्व्ड हीमेटोक्रिट जो आ रही है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 98 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। मतलब ऑब्जर्व्ड इज़ हमारा 98, तो 100 कितना हुआ, ठीक है। तो ये क्योंकि ये 2% इन सब के सेल के बीच में हो रही है, ठीक है। तीसरी एक डेफिनेशन, एक हो गया हमारा ऑब्जर्व्ड हीमेटोक्रिट, दूसरा हो गया ट्रू हीमेटोक्रिट, तीसरा है बॉडी हीमेटोक्रिट। बॉडी हीमेटोक्रिट मतलब ये जो हमने हीमेटोक्रिट वैल्यू ये ऑब्जर्व की है, ठीक है ना, ये वीनस ब्लड की, और वीनस ब्लड की जो हीमेटोक्रिट है ना थोड़ी ज़्यादा होती है, वीनस ब्लड के जो आरबीसी होते हैं ना वो बड़े होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऑब्जर्व्ड हीमेटोक्रिट है उसको मल्टीप्लाई करना है 0.87 से, ठीक है। तो थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये हो गई हमारी बॉडी हीमेटोक्रिट, ठीक है। अभी जो हमने बताया प्लाज्मा, प्लाज्मा हमारा फ्लूइड पार्ट है जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, स्ट्रॉ कलर का ऐसा फ्लूइड है, ठीक है। और प्लाज्मा किससे बना है, ज़्यादा तो वाटर ही होगा 91 to 92%, और 8 to 9% इसके अंदर सॉलिड है। ये सॉलिड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं 7%। अप्रॉक्सीमेटली प्लाज्मा प्रोटीन की वैल्यू याद रखनी है 6.4 to 8.3 ग्राम परसेंटेज, या इसे कहते हैं ग्राम पर डेसीलीटर, या इसे कहते हैं ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड लिया तो इसमें इतने प्लाज्मा प्रोटीन होंगे। नॉर्मली अगर कम है तो हम कह सकते हैं प्रोटीन कम हो गया। हाँ, अभी इसके बाद ये जो है हमारा ब्लड, ये जो मैंने बता दिया ब्लड किससे बना है, तो ये ठीक से नहीं बता रहा है। ब्लड में आ रहा है प्लाज्मा और सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। प्लाज्मा में आएगा वाटर, सॉलिड्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और प्लाज्मा में गैसेस भी होते हैं O2, CO2 है, नाइट्रोजन। हाँ, तो ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कौन कौन से सब्सटेंसेस हमारे प्लाज्मा में होते हैं। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो सभी न्यूट्रिएंट्स प्लाज्मा के अंदर होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट वाला है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स भी है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सिक्रीशंस जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं तो वो भी प्लाज्मा में होंगे, एंजाइम्स भी है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन,
और एंटीबॉडीज़ भी होंगे। और इनऑर्गेनिक में सभी आयन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब भी, आयोडीन, सब भी अंदर होंगे। ठीक है, हाँ, ये हो गए नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, मैंने बता दिए। ब्लड शुगर नॉर्मल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। नॉर्मल हमारा ब्लड शुगर कितना होगा, रैंडम अगर ले तो 100 to 120 मिलीग्राम परसेंटेज। कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या परसेंटेज सेम ही है, डेसीलीटर का मतलब हुआ 100 ml। बिलीरुबिन बेस्ट प्रोडक्ट है 0.5 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या पर 100 ml। अभी प्लाज्मा और सीरम, ये दो में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो सीरम क्या है? प्लाज्मा हमने बताया कि जैसे हमने एंटीकोगुलेंट डाला हुआ ब्लड रखा है, उसे सेंट्रीफ्यूज किया है ना, तो हमने यहाँ पे देखा, तो हमारा सेपरेट हो रहा है प्लाज्मा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सीरम क्या होता है। तो सीरम के लिए हमें ऐसे सेंट्रीफ्यूज करना नहीं है, सिर्फ उसको ब्लड को ले करके ऐसे रख देना है 45 मिनट्स तक। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर फ्लूइड और नीचे ऐसे सेल्स का क्लॉट बन जाएगा। तो ऊपर जो फ्लूइड है इसे कहते हैं सीरम। तो ये सीरम और प्लाज्मा में फ़र्क क्या है, क्योंकि यहाँ नीचे क्लॉट बना हुआ है तो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर सब यूज़ हो गए। तो सीरम प्लाज्मा जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होंगे, ये क्योंकि यहाँ पे ये यूज़ हो गए, क्लॉट बन गया। ठीक है, एल्ब्यूमिन होगा, ग्लोबुलिन, ये सब होगा। सीरोटोनिन ज़्यादा होते हैं क्योंकि क्लॉट बनेगा तब प्लेटलेट्स सीरोटोनिन इसमें से रिलीज़ करेंगे। ठीक है, अभी बात करेंगे हम फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है। सबसे पहला उसका फंक्शन है कि ये हमारे गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा लंग्स से लेके टिश्यूज़ तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज़ से लेके लंग्स तक। दूसरा है न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी को जो ग्लूकोज चाहिए, फैटी एसिड चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए, ये सब भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा, यूरिया, यूरिक एसिड ना, और बिलीरुबिन, यूरिया यूरिक एसिड टू किडनी और बिलीरुबिन टू लीवर। तो पहला हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, चौथा है हार्मोन्स। हार्मोन्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है, और जो कि ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो करके वो टारगेट टिश्यू तक जाएगा। जैसे कि हमारा ग्रोथ हार्मोन है तो हमारी पिट्यूटरी सिक्रीट कर रही है, तो वहाँ से लेके वो बोन्स के पास कैसे जाएगा, तो ब्लड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है ब्लड का हीट की ट्रांसपोर्ट करना। जैसे ब्लड हमारा जो हीट है उसको, जो डीप टिश्यू जो हमारी हीट बनाती है, वहाँ से लेके जा रहा है स्किन तक और लंग्स तक, जिससे कि वो ब्लड, जो ब्लड से जो हीट है उसका लॉस हो सके और जिससे कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। इसके साथ उसका और फंक्शन है पीएच को मेंटेन करना, क्योंकि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन है वो बहुत बढ़िया बफर्स होते हैं। साथ में उसका फंक्शन है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम, कंपोजिशन, कंसंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर, ये सबको मेंटेन करता है। नेक्स्ट फंक्शन है ब्लड का प्रोटेक्शन। जो हमारे WBCs है, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, जो है हमारा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और इओसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन में। ठीक है, साथ में उसका एक और भी फंक्शन है कम्युनिकेशन। हार्मोन, एंटीबॉडी, एंजाइम्स, इन सब का ट्रांसपोर्ट ब्लड से ही होगा। नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर कंटेंट जो है ब्लड का वो इंटरचेंजेबल होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। तो अगर ब्लड में से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से ब्लड में, तो वाटर बैलेंस करेगा। बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड के पास हाई स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट मतलब वो हीट को ले लेगा कोई भी ऑर्गन से, तो वो बैलेंस करेगा हीट लॉस और हीट गेन को। और लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टोरेज, न्यूट्रिएंट और इलेक्ट्रोलाइट को स्टोर करता है। तो ये हो गए ब्लड के फंक्शंस। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से। पहला फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तीसरा वेस्ट प्रोडक्ट्स, चौथा ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, पांचवा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, छठा मेंटेनेंस ऑफ पीएच, सातवां होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, 8 नंबर है प्रोटेक्टिव फंक्शन, 9 नंबर है केमिकल फॉर कम्युनिकेशन,
10 नंबर रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, 11 रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड 12 नंबर स्टोरेज फंक्शन। तो यहाँ पे हमने ब्लड का इंट्रोडक्शन और ब्लड के फंक्शंस कंप्लीट किए। थैंक यू।